नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के आदिकाल के प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव कब माना जाता है? मतलब अपभ्रंश साहित्य का की जो शुरुआत है वो कब हुई, कब से मानी गई? जब प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई थी। कब हुआ अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव? मतलब अपभ्रंश साहित्य का जो शुरुआत है वो कब हुई? जब प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई थी। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, गाथा या गाहा कहन किस भाषा का बोध कराते हैं? गाथा या गाहा किस भाषा का बोध कराते हैं? तो वो कराते हैं प्राकृत भाषा का। प्राकृत भाषा का। देखो दोस्तों, ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ से उठाए हुए क्वेश्चंस हैं, तो ये जो स्टेटमेंट है ये एज इट इज़ भी पूछी जाती है कि गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, दोहा या दूहा किसका बोध कराते हैं? दोहा या दूहा किसका बोध कराते हैं? जैसे गाथा या गाहा प्राकृत भाषा का बोध कराते थे, वैसे ही दोहा या दूहा किस भाषा का बोध कराते थे? तो वो कराते थे अपभ्रंश और लोक प्रचलित काव्य भाषा का। किसका? अपभ्रंश और लोक प्रचलित काव्य भाषा का। हमारा अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, अपभ्रंश काव्य में किन विषयों की रचना मिलती है? कि जो अपभ्रंश काव्य है उसमें किस किस चीज़ की रचनाएं होती थी? तो वो होती थी नीति की, श्रृंगार की, वीर की, वीर आदि की, वीरता की, मतलब वीरता की, नीति की, श्रृंगार की, इन सब चीज़ों की जो काव्यों की रचना होती थी, मतलब काव्य के जो विषय होते थे वो इन चीज़ों के होते थे, नीति, श्रृंगार और वीर आदि के। हमारा अगला प्रश्न है, पांचवा, जैन और बौद्ध आचार्य अपभ्रंश में रचना क्यों करते थे? जैन धर्म के और बौद्ध धर्म के जो आचार्य थे वो अपभ्रंश भाषा में क्यों रचना करते थे? अपने मतों की रक्षा के लिए। किस लिए करते थे? अपने मतों के बारे, मतलब अपने बारे, जो जिस चीज़ को वो मानते थे उनकी रक्षा और प्रचार करने के लिए वो अपभ्रंश भाषा में रचना करते थे। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी, और इसमें ही वे अपने उपदेश भी देते थे और इसमें ही वो रचना करते थे। हमारा अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, अपभ्रंश शब्द का व्यवहार कब से होने लगा? अपभ्रंश शब्द का व्यवहार कब से होने लगा? कब से होने लगा था? जब वह साहित्य की भाषा बन गई। अपभ्रंश शब्द का व्यवहार कब से होने लगा? जब वह साहित्य की भाषा बन गई। अब कोई भी भाषा है उसको व्यवहार में कब लाया जाता है? जब उसके साहित्य होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मुनि ने अपभ्रंश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? भरत मुनि ने अपभ्रंश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो वो किया है देश भाषा के लिए। एक ऐसे स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को क्या कहा? देश भाषा ही कहा है। ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं? तो ये हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। हमारा आठवां प्रश्न है, अपभ्रंश नाम का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिला? मतलब जो अपभ्रंश शब्द है उसका उल्लेख हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? तो वो प्राप्त हुआ है हमें राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख से। किससे प्राप्त हुआ है? अपभ्रंश नाम पहल बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जहाँ से हमें पता चलता है अपभ्रंश शब्द का, अपभ्रंश नाम का। हमारा अगला प्रश्न है, श्रावकाचार ग्रंथ किसने लिखा? श्रावकाचार ग्रंथ किसने लिखा? तो वो लिखा है देवसेन ने। किसने लिखा है? देवसेन ने। हमारा अगला प्रश्न है, श्रावकाचार जो है वो किस रूप में लिखा गया? मतलब किस रूप में लिखा गया?
गद्य में, छंद में, दोहा में या श्लोक में? तो किस में लिखा गया? दोहा में। किस में लिखा गया? दोहा में। हमारा 11वां प्रश्न है, द्रव्य स्वभाव प्रकाश नामक ग्रंथ किसने लिखा? द्रव्य स्वभाव प्रकाश नामक ग्रंथ किसने लिखा? इसको जो है वो क्या कहा जाता है? दब सहाव प्यास, दब सहाव प्यास के नाम से भी जाना जाता है। तो ये लिखा है देवसेन जी ने। किसने? देवसेन जी ने। देवसेन जी ने। हमारा 12वां क्वेश्चन है, द्रव्य स्वभाव प्रकाश के बाद किसने गाथा में रूपांतरण किया? मतलब जो द्रव्य स्वभाव प्रकाश है, किसने इसको ट्रांसलेट किया? गाथा में किसने ट्रांसलेट किया या रूपांतरित किया? तो वो है माइल धवल जी। किसने? माइल धवल जी ने किया है। हमारा 13वां प्रश्न है, चरित काव्य या आख्यान काव्य के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई? चरित काव्य या आख्यान काव्य के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई? तो कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? तो वो थी दोहा चौपाई दोहा पद्धति। कौन थी? चौपाई दोहा पद्धति। हमारा अगला प्रश्न है, आदि पुराण और उत्तर पुराण के रचयिता कौन हैं? आदि पुराण और उत्तर पुराण के रचयिता कौन हैं? तो वो हैं हमारे पुष्पदंत जी। कौन है? पुष्पदंत जी। हमारा अगला प्रश्न है, 15वां क्वेश्चन है, जसहर चर्यु मतलब यशधर चरित किस प्रकार की रचना है? जसधर चर्यु यशधर चरित किस प्रकार की रचना है? तो वो है हमारी चौपाई में रचित चरित काव्य। क्या है? चौपाई में रचित चरित काव्य है जसहर चर्यु। क्या है? यशधर चरित्र जो है चौपाई में रचित चरित काव्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, चौपाई दोहा परंपरा आगे चलकर कहाँ देखने को मिलती है? चौपाई दोहा परंपरा आगे चलकर हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो वो मिलती है हमें कहाँ देखने को मिलती है? सूफियों की प्रेम कथाओं में। कहाँ? सूफियों की प्रेम कथाओं में देखने को मिलती है। हमारा 17वां क्वेश्चन है, 84 सिद्ध किस परंपरा से संबंधित थे? 84 जो सिद्ध हुए हैं वो किस परंपरा से संबंधित थे? वैदिक परंपरा से, जैन परंपरा से, वज्रयान बौद्ध परंपरा से या भक्ति आंदोलन से? तो वो थे हमारे वज्रयान बौद्ध परंपरा से। किससे? वज्रयान बौद्ध परंपरा से। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिद्धों का प्रभाव मुख्यतः किस क्षेत्र में फैला था? सिद्धों का जो प्रभाव था वो किस क्षेत्र में फैला था? तो वो फैला था बिहार से असम तक। कहाँ? बिहार से असम तक। अब आप मुझे बताएंगे कि सिद्धों की संख्या कितनी थी? सिद्धों की संख्या कितनी थी? कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताएंगे कि सिद्धों की संख्या कितनी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन है, सिद्ध योगियों को लोग किस रूप में मानते थे? जो सिद्ध योगी थे उन्हें लोग किस रूप में मानते थे? अलौकिक शक्ति संपन्न के रूप में सिद्ध योगियों को माना जाता था। हमारा 20वां क्वेश्चन है, नालंदा और विक्रमशिला के विनाश के लिए कौन जिम्मेदार था? नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो प्रसिद्ध विद्यापीठ होते थे उसके विनाश के लिए कौन जिम्मेवार था? तो वो थे बख्तियार खिलजी, जिन्होंने इन दोनों स्थानों को उजाड़ा था। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, 21वां प्रश्न, जो जिन शासन भास्यु सो मई कहियु सारू, जो पालम सई भाव करी सो तरी पावई पारू। ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं? ये हैं हमारे देवसेन जी की। किसकी है बच्चों? देवसेन जी की। देवसेन ने क्या लिखा था?
ये जो पंक्तियां हैं ये कहाँ से ली गई हैं? ये ली गई हैं श्रावकाचार से, और श्रावकाचार की जो भाषा थी वो थी अपभ्रंश भाषा। अगर आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।